हेलो फ्रेंड्स, फ्रीलांस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पीटी 365 जो विजन आईएएस मैगजीन निकालती है, जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे इनसाइट आईएएस की मैगजीन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें टॉपिक वाइज जो मैगजीन बनाई गई है एक साल के करंट अफेयर को लेके, उसी तरीके से विजन आईएएस भी पीटी 365 के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस मैगजीन निकालती है, जिससे बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है और पूछे भी गए हैं। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो मैगजीन होगी वो सोशल इश्यूज पे होगी और लगभग 5-6 लेक्चर में हम लोग इस पूरी सीरीज को खत्म कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है वुमेन एंड चाइल्ड के ऊपर। सोशल इश्यूज के ऊपर ये लेक्चर है, तो वुमेन एंड चाइल्ड बिल्कुल लाजमी सी बात है, ये होंगी। वुमेन एंड चाइल्ड के ऊपर ये क्वेश्चन आपको पहला टॉपिक है, वुमेन इन स्टेम। वुमेन इन स्टेम, स्टेम का क्या मतलब होता है? स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये होता है स्टेम का मतलब, यानी कि महिलाओं को स्टेम में कैसे ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। अभी की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेम इन इंडिया एट रिसर्चर्स लेवल इज 18.7%। अभी पूरे भारत में क्या स्थिति है कि स्टेम के अंदर, यानी कि जो पढ़ाई होती है स्टेम के अंतर्गत, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप बोल सकते हैं रिसर्च से जुड़ी हुई है और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, मैन के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। तो अभी जो स्टेम की पढ़ाई होती है या रिसर्च होती है, जो भी इसमें होता है, उसमें महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है। वो रिसर्चर्स लेवल पे मात्र 18.7% है। रिसर्चर लेवल पे, यानी कि जो महिलाएं शोध कर रही हैं और स्टेम से बिलोंग करती हैं, वो सिर्फ 18.7% है टोटल। और बाकी जो आपको देखने को मिल रहा है जो 71.3% है, ये आपको मेल है। ठीक है, तो कितना कम रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि 28% वुमेन पार्टिसिपेंट्स इन एक्स्ट्रा म्यूरल स्पॉन्सर्ड आर एंड डी प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, जो स्पॉन्सर्ड आर एंड डी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है या फिर पार्टिसिपेशन है वो मात्र 28% है। यानी 72% लोगों को, मेल लोगों को स्पॉन्सर किया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ड्रॉप्स एट पोस्ट डॉक्टर लेवल। अब देखिए, जो पोस्ट डॉक्टरल लेवल होता है वहां पे जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो भी ड्रॉप यहाँ पर हो जाता है। यानी कि अगर हम शुरू से शुरुआत करें तो हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम भी पढ़ते हैं, हमारी बहनें भी पढ़ती हैं, तो हम जैसे जैसे ग्रो होते हैं वैसे वैसे हम लोग हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं। तो अब तो सिनेरियो कुछ चेंज हुआ है कि गर्ल्स भी हायर एजुकेशन की ओर जा रही है, वो भी ग्रेजुएशन वगैरह करती है, लेकिन उससे ऊपर कोई नहीं सोचता उनके लिए। जबकि जो मेल होता है अभी भी क्या होता है कि उसको ग्रेजुएशन तो कराया जाता है, साथ साथ उसको कोचिंग बनने के लिए भेज दिया जाता है। दिल्ली भेज दिया, पटना भेज दिया। इसके साथ साथ अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी तैयारी उसको कराई जाती है। जितने तरीके की सुविधाएं हो सकती है करियर में आगे बढ़ने की, वो सारी मेल को उपलब्ध करा दी जाती है, जबकि फीमेल को इस तरह की कोई सुविधा दी नहीं जाती है। बहुत ही कम मामलों में ऐसा देखा जाता है। तो वही इसी चलते ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज में क्यों है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी देखिए क्या हुआ है कि द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जिसको शॉर्ट में पीएसए बोल सकते हैं, हैज लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में वेस्ट बोलते हैं, टू प्रमोट वुमेन इन स्टेम। अभी देखिए, एक ऑफिस है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये पीएम को एडवाइज करती है, सीधे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करती है। तो ये बॉडी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बॉडी है, क्योंकि एकदम बिल्कुल पीएम के लेवल के ऑफिस से के स्तर से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ये इनिशिएटिव में क्या है कि एक एक कार्यक्रम या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका शॉर्ट फॉर्म है वेस्ट। वेस्ट का मतलब वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, ये नाम से ही है कि वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि वुमेन को ज्यादा से ज्यादा इन क्षेत्रों में लेके आना है। अब देखिए, इस का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में जान लेते हैं, वेस्ट इनिशिएटिव के बारे में। तो वेस्ट इज ए न्यू आईएसटीएम इनिशिएटिव। अब देखिए, जो ये वेस्ट है वो क्या है, एक नया आईएसटीएम इनिशिएटिव है। आईएसटीएम इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। ये आईएसटीएम का फुल फॉर्म है। तो जो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप है, यानी कि जो भारत में इनिशिएटिव चल रही हैं जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग फील्ड में है, और वहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध है वहां पर वुमेन को पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेम इज ए कॉमन एब्रिविएशन फॉर 4 क्लोजली कनेक्टेड एरियाज ऑफ साइंस, स्टडी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मैंने जैसे आपको बताया,
तीसरा है कि ISTM इज ए नेशनल वेब पोर्टल फॉर शेयरिंग रिसर्च इक्विपमेंट फैसिलिटीज एंड फॉर प्रमोटिंग कोलैबोरेशंस इन R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। अब देखिए ISTM होगा क्या वास्तव में। अब हमने एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। ISTM ये है क्या, तो ये एक वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल का मतलब जैसे एक तरीके से वेबसाइट होती है वेब पोर्टल, जैसे कि आधार का वेब पोर्टल है। आप अगर आधार के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर आपको टोटल सुविधाएं वहां पर मिलती है, तो इसी तरीके से ISTM भी एक नेशनल वेब पोर्टल होगा, जहां पर क्या किया जाएगा, जो भी फैसिलिटीज और इक्विपमेंट है रिसर्च के लिए उसको शेयर किया जाएगा। और साथ साथ जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है एकेडमी और इंडस्ट्री में, इसमें कोलैबोरेटिंग को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, ISTM इज एन इनिशिएटिव ऑफ PSA अंडर द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। अब जो ISTM जो इनिशिएटिव है PSA, यानी कि PSA का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो ये जो इनिशिएटिव चूंकि ISTM उसी का है, तो ये सीधे प्राइम मिनिस्टर के साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मिशन के अंतर्गत ये मिशन आपको देखा जा रहा है। यानी कि ये इनिशिएटिव ऑफिस, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, PSA, लेकिन ये एक मिशन का भाग है, बड़े मिशन का भाग है। उस बड़े मिशन का नाम है PMSTAC। PMSTAC एक बड़ा मिशन है, उसी मिशन के अंतर्गत ISTM भी इसमें शामिल किया गया है। और इसी में आपको वेस्ट देखने को मिलता है, वेस्ट स्कीम जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। और इसको लागू कौन करेगा, PSA, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, थ्रू द वेस्ट इनिशिएटिव ISTM शैल प्रोवाइड ए सेपरेट प्लेटफॉर्म टू साइंटिफिकली इंक्लाइंड वुमेन सच एज साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट फॉर परस्यूइंग रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब देखिए होगा क्या, ये जो वेस्ट इनिशिएटिव है जिसकी बात हो रही है, इसमें क्या होगा, जो ISTM पोर्टल है वहां पर एक सेपरेट प्लेटफॉर्म वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन्स के लिए, ताकि वहां पर जो भी वुमेन रिसर्चर्स हैं जो कि इस तरफ स्टेम की ओर झुकी हुई है, यानी कि जो साइंस में रुचि लेती हैं, टेक्नोलॉजी में रुचि लेती है, इंजीनियरिंग में रुचि लेती है और मैथ्स में रुचि लेती है, उनको यहाँ पर एक अलग प्लेटफॉर्म ISTM के ऊपर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी जो वेब पोर्टल है उसी के ऊपर वुमेन के लिए एक अलग से वहां पर कॉलम आपको देखने को मिलेगा, जिससे उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा साइंस और इंजीनियरिंग में रिसर्च परस्यू करना। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एक्सेस टू R&D फैसिलिटीज एंड R&D प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अब किसी चीज को बढ़ावा देना है तो उसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो चलाई ही जाएंगी। वहाँ पर R&D फैसिलिटीज है उसको एक्सेस करने के लिए दिया जाएगा, R&D सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। टारगेट की बात करें तो अंडर द वेस्ट इनिशिएटिव द करंट सपोर्ट बीइंग प्रोवाइडेड टू SNT स्टार्टअप्स बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय ISTM विल बी इनहांस्ड। यही है कि टारगेट है कि जो ISTM के अंतर्गत जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव के और भी नाम दिए गए हैं जो कि स्टेम में वुमेन की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे कि विज्ञान ज्योति है। विज्ञान ज्योति डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, ताकि जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं जो कि हाई स्कूल्स में हैं अभी, तो वो अगर स्टेम को परस्यू करना चाहें तो उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। यानी कि जैसे कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें जो जो लड़कियां तेज तरार हैं, पढ़ने में तेज हैं और जो चाहते हैं कि हम जो बैकग्राउंड है अपना ले या करियर का ऑप्शन ले वो स्टेम में जाए, तो उनके लिए ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने की कोशिश करता है ये विज्ञान ज्योति जो इनिशिएटिव है। नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, किरण किरण इनिशिएटिव, ये जो स्कीम है ये क्या है, ये भी DST का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जो कि SNT यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में वुमेन साइंटिस्ट को इनकरेज करता है किरण। तो ये इनिशिएटिव जो है किरण है, जैसे कि विज्ञान ज्योति है, तो ये सारी इनिशिएटिव के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। इसके लिए आपको ये मैगजीन जो है वो बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लेनी चाहिए। गति, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, इट सीक्स टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू फैसिलिटेट वुमेन इन स्टेम एंड डिसिप्लिन्स एट ऑल लेवल्स। अब देखिए इसमें गति जो है वो क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रही है, क्यों और किसके लिए, ये जेंडर एडवांसमेंट के लिए, यानी वे वहाँ पे जो महिलाएं हैं उन इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पर उनको प्रमोट किया जा सके। तो यही कहा जा रहा है कि इसमें जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मैं अगर कोई कॉलेज में पढ़ता हूँ या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशन है और उसमें क्या किया जाएगा कि ऐसे ऐसे सुधार लाए जाएंगे ताकि वहाँ पर जो वुमेन है वो अगर स्ट्रीम में जाना चाहें या फिर मेडिकल
फील्ड में जाना चाहें तो वहां पर वो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल सके। कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस, क्यूरी, ये भी एक आपको इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन यूनिवर्सिटीज इन इम्प्रूविंग देयर R&D फैसिलिटीज। तो इसमें क्या होता है कि जो R&D फैसिलिटीज है उसको वुमेन जो यूनिवर्सिटीज है उसमें प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है। जितने भी वुमेन यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर R&D फैसिलिटीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसमें कैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट इस प्रोग्राम के अंदर दिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बायोकेयर, ये जो है ये क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्कीम है फॉर करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज फॉर होम इट इज अ फर्स्ट एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च ग्रांट। अब देखिए इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये बायोकेयर ये जो इनिशिएटिव वो लाया गया है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयड हो चाहे अनएम्प्लॉयड वुमेन है, दोनों के लिए, चाहे वो वुमेन एम्प्लॉयड हो चाहे अनएम्प्लॉयड हो, उसमें क्या किया जाएगा कि अगर वो 45 साल की एज के अंतर्गत है, यानी कि 45 साल के अंतर उनका एज है, यानी कि 44 तक या 45 तक एज है, 46 नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या किया जाएगा कि इनको करियर डेवलपमेंट के ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। स्टेम जेंडर गैप, स्टेम जेंडर गैप क्या है, देखिए SDG 5 जो हमारा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आप जानते हैं कि जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो ईयर है वो 2015 से लेके 2030 तक इसको पूरा करना है, ठीक है। तो उसका जो हम जानते हैं उसमें 17 या 18 उसमें टोटल SDG है, उसमें जो SDG नंबर 5 है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। इंक्लूड्स वुमेन्स यूज ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ICTs। अब देखिए जब वुमेन में ये जो SDG 5 है वो जेंडर इक्वालिटी की जब बात करता है तो इसका मतलब हर फील्ड में जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। ग्लोबली 18% ऑफ गर्ल्स इन टर्शियरी एजुकेशन आर परस्यूइंग स्टेम स्टडीज कंपेयर टू 35% ऑफ बॉयज, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि जो टर्शियरी एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, वहां पर 18% जो है वुमेन वो स्टेम में है, जबकि अगर लड़कों की बात करें तो 35% जो लड़के हैं वो स्टेम में है। तो ये भी आपको एक यहाँ पर ऐसा आंकड़ा देखने को मिल रहा है जहां पर आपको जेंडर गैप जो है वो बिल्कुल दुगने का अंतर से आपको देखने को मिल रहा है। फीमेल स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन स्टेम, यहाँ पर बोला जा रहा है कि फीमेल स्टूडेंट्स और जो एम्प्लॉयज हैं, जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो स्टेम में अंडर रिप्रेजेंटेड है, जैसे कि आपको ये दोनों आंकड़े आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी जो आंकड़ा मैंने आपको शुरू में बताया था वो भी इसके लिए आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेंडर पे पैरिटी के ऊपर। जेंडर पे पैरिटी नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो हम लोग एक ही काम के लिए जो दो लोगों को या जो दो लिंग हैं उनको अलग अलग वेतन दे, तो ये आपको बोला जाता है जेंडर पे अनइक्वालिटी। तो उसी में पैरिटी लाने के लिए ये बोला जा रहा है, यानी कि जैसे मैं एक लड़का हूँ, एक लड़की भी मेरे साथ काम करती है और मुझे उसी काम को, हम दोनों एक ही काम करते हैं और मुझे उसी काम के 100 रुपये मिलते हैं, उसे 50 रुपये मिलते हैं, तो ये होता है इनइक्वालिटी, जेंडर पे इनइक्वालिटी। और जेंडर पे पैरिटी क्या होता है कि उसमें मुझे 100 रुपये अगर मिल रहे हैं उसी काम के, तो लड़की को भी 100 रुपये मिलेंगे। अब ये न्यूज में क्यों है? रिसेंटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI अनाउंस्ड ए पे इक्विटी पॉलिसी फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्टेड वुमेन क्रिकेटर्स इन द कंट्री। अभी देखिए BCCI ने क्या किया कि जो वो, आप जानते हैं BCCI हमारे यहाँ जो टीम है, नेशनल टीम है, इंडियन नेशनल टीम है, जैसे कि उसमें खेलते हैं हमारे जो फेमस प्लेयर विराट कोहली है या फिर धोनी है, तो वो जो खेलते हैं, और साथ साथ आपको एक वुमेन टीम भी है हमारी इंडियन नेशनल टीम की, इसमें स्मृति मंधाना है और हरमनप्रीत कौर हैं, और जो भी रिटायर हुई हैं झूलन गोस्वामी है, और एक फिल्म आई थी अभी जिसमें तापसी पन्नू है, शाबाश मीठू, तो वो सर मिताली राज पे है, हाँ मिताली राज पे है। तो दो टीम है, एक मेल मेल टीम है और एक फीमेल टीम है। तो अभी क्या किया है, पहले जो था वो मेल टीम को ज्यादा पैसा देती थी BCCI, जबकि फीमेल टीम को कम पैसा देती थी। तो इस पॉलिसी को खत्म करके उन्होंने क्या कहा है कि अब जो मेल टीम को जो पैसा मिलेगा और वो जो फीमेल टीम को पैसा मिलेगा वो दोनों बराबर होगा। यानी कि अगर कोई प्लेयर है, अगर वो टीम में भी जैसे 12 लोगों की टीम है, या फिर मान लिया कि इंडियन नेशनल टीम में फिलहाल 30 लोग हैं, खेलते तो 11 ही हैं लेकिन 30 लोग की टीम है, तो उसमें ग्रुप A ग्रुप B ऐसे बना होता है कि इसमें सबसे सीनियर खिलाड़ी जैसे विराट कोहली है, धोनी है, फिर B नंबर में आ जाएगा भुवनेश्वर कुमार है, ऐसे मैं जानता नहीं कि सैटी कौन से किस रैंक में है, लेकिन इसी तरीके से होता है। फिर नए कोई खिलाड़ी IPL से आया है, जैसे कि
ऋतु कुमार जिसने अभी 5 छक्के लगाए थे, तो वो कोई सी टीम में रख लिया जाएगा, सी ग्रुप में रख लिया जाएगा, यानी सीनियरिटी के बेस पे वहां पर डिवाइडेड है। तो उसी तरीके से अगर फीमेल अगर टीम है उसमें एक ग्रुप में कोई लड़की है, तो अगर ये टीम में यहाँ पर लड़का है, जैसे विराट कोहली है, यहाँ स्मृति मंदाना है, तो दोनों का पे बिल्कुल सेम होगा। ये कहने की बात यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने किया है, पहले ऐसा नहीं था। जेंडर पे पैरिटी के बारे में जान लेते हैं। पे पैरिटी मीन्स ensuring that employees in the same job and location are paid fairly relative to one another regardless of their gender or ethnicity। अब जेंडर पे पैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक ही काम कर रहे हैं और एक ही लोकेशन पर कर रहे हैं, तो उनको बराबर का वेतन दिया जाएगा। इट इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब सही बात है, अगर किसी को आप एक काम के लिए अलग अलग पेमेंट दे रहे हैं और क्वालिटी भी काम की एक ही है, तो फिर वो तो नाइंसाफी है ना। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया में जेंडर गैप की बात करें तो इंडिया रैंक्ड 135 among a टोटल ऑफ 146 कंट्रीज इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखिए ये जो आंकड़ा है, ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपको ये आंकड़ा तो बिल्कुल आपको लिख ही लेना चाहिए। ये जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल लिख लेना चाहिए आपको। इसमें आपको मैं बता दूं, दो तरीके से आपको इसमें फायदा होगा, बिल्कुल होगा ही होगा। सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 ये प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसको कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, आपको मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। इंडिया रैंक 135 एमंग टोटल ऑफ 146 कंट्रीज। ये कहीं ना कहीं आपको यूज करने के लिए आ ही जाएगा। जैसे कि अगर एसए में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर सोशल जस्टिस जो हमारे जीएस पेपर 2 में वहां पर आ जाएगा, इथिक्स में आ सकता है, इंटरव्यू में आपको ये कोट कर सकते हैं। तो आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ना, आपको अगर इसके चलते अगर एक आंकड़ा देने के चलते आपका एक दो मार्क भी बढ़ गया, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप 50-60 स्टूडेंट से ऊपर आ गए सीधे सीधे। मेजर्स टू एड्रेस जेंडर पे गैप। अब देखिए कौन कौन से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसके चलते इस जो जेंडर पे गैप है मौजूद है उसको कम किया जा सके। लेजिस्लेशन में बात करें तो यहाँ पर पहले से लेजिस्लेशन में इस चीज की व्यवस्था है। कौन कौन से लेजिस्लेशन में? मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976 का, कोड ऑन वेजेस है 2019 का, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है 2017 का, और मनरेगा जो एक्ट है 2005 का। इसमें आपको इस तरीके की व्यवस्था है कि उसमें जो समान काम है उसमें समान वेतन मिलना चाहिए। ये पहले से हमने ये कानून में किया हुआ है, ठीक है, तो ऑफिशियली ये है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना और जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वहां पर ये चीज देखने को नहीं मिलती। इस चीज की यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी जो 80-90% जो पॉपुलेशन है वो यहीं पे काम करती है। तो यहाँ पर अगर अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं है तो 10% आबादी को अगर हम जेंडर इक्वालिटी दे रहे हैं या फिर 20% को दे रहे हैं, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता वो भी है, लेकिन अगर इतना सारा पॉपुलेशन अगर बच जाए तो फिर बात पूरी नहीं हुई ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, यानी संविधान में हमारे क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 16 जो है वो कहता है कि ऑल सिटीजन्स हैव ए राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब देखिए आर्टिकल 16 जो है वो बोलता है कि अगर किसी भी जो भारत के सभी नागरिक हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी का अधिकार है। यानी कि अगर किसी को 100 रुपए की जॉब ऑफर हो रही है, तो वो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सेक्शन को वो उपलब्ध हो, दोनों सेक्शन को उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल अनबायस तरीके से। यानी मेल के लिए खुली है कोई फील्ड तो फीमेल के लिए भी खुली होनी चाहिए, ऐसा आपको यहाँ पर बात बोला जा रहा है। इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये किस चीज में बात की जा रही है? ये स्टेट के अंतर्गत बात की जा रही है, प्राइवेट के बारे में बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 16 जो है वो स्टेट के बारे में बात की जा रही है कि अगर स्टेट के अंतर्गत कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी फील्ड है, तो उसमें आपको वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38 का 2, स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एमंग इंडिविजुअल्स। अब देखिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 38 का 2, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्टेट जो है वो काम करेगा या फिर कोशिश करेगा कि जो इंडिविजुअल्स के बीच में जो इनइक्वालिटीज हैं इनकम को लेके, उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो उसमें भी इस चीज को आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक नागरिक को कम पैसे मिल रहे हैं, एक नागरिक को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं एक ही काम के। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल 39D, प्रोमिसेस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। यहाँ पर जो आर्टिकल 39D है उसमें क्या है कि ये मेन और वुमेन दोनों को इक्वल पे एक ही काम के लिए एक ही वेतन देने की बात करता है 39D। ये भी आंकड़े आपको
ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको जानकारी है और अगर आपने अपने आंसर में इसको कोट कर दिया तो आपके +1 या +2 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं सरोगेसी रूल्स। सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022। अब ये न्यूज में क्यों है? सरोगेसी का सबसे पहले हम लोग मतलब जानते हैं। सरोगेसी का मतलब होता है कि मान लिया कि किसी को बच्चे की जरूरत है, ठीक है, एक पेरेंट है, कोई ए नाम का पति है और बी नाम की पत्नी है, ठीक है, ये दोनों शादी हैं और इनको बहुत समय से बच्चा नहीं हुआ है और अब ये इनकैपेबल है कि ये बच्चे पैदा कर सकें, चाहे किसी में दोष हो या फिर दोनों में दोष हो, तो इसके चलते क्या हुआ कि बच्चा नहीं हो सकता, तो अब इनको बच्चे की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड लेडी को यहाँ पर अप्रोच करेंगे कि आप मेरा बच्चा पैदा कर दीजिए, यानी कि आप अपना बच्चा हमको दे दीजिए। ये इस तरीके की बात है। तो किसी भी तरीके से ये जो लेडी है इनके बच्चे को जन्म देगी और इसी को बोला जाता है सरोगेसी, यानी कि जो ओरिजिनल माँ है जिसके गर्भ में बच्चा पला है वो अपना बच्चा वो किसी तरीके से वहां पर मान लिया कि उसको किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत वो जो बच्चा है वो मान लिया जीन इनका मिल गया, इन दोनों का जीन मिल गया, ये बच्चे में जो जीन है, ये थर्ड माँ है उसके अंदर जो जीन है वो इन दोनों का है मान लिया। लेकिन ये जो बच्चा होगा ना, जब पैदा होगा तो इसको फिर हैंड ओवर कर दिया जाएगा इनको, तो ये जो मदर बनी वो सरोगेट मदर कहलाएगी और जो बच्चा होगा वो सरोगेसी वाला बेबी कहलाएगा और जो ये प्रोसेस है वो सरोगेसी कहलाता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहाँ पर अभी न्यूज में क्यों है, द गवर्नमेंट हैज इशूड सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 अंडर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। अब देखिए सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 पास किया गया था, तो उसके बाद उसी के अंतर्गत सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 को पास किया गया है, यानी इशू किया गया है। तो ये एक्ट पिछले साल नहीं, पिछले के पिछले साल यानी कि 2021 में इसको सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था। तो चूंकि एक्ट पास हुआ है लेकिन एक्ट के अंतर्गत प्रोविजंस रहते हैं कि उसके अंतर्गत आप रूल बनाएं। अब सब कुछ एक्ट में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि किसी को पावर दी जाती है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो चाहे फिर कोई ऑफिस हो, उसको पावर दी जाती है कि आप इसके लिए रूल्स बनाएं, या फिर कोई कमेटी हो उसके लिए रूल्स बनाती है। तो वही क्या काम यहाँ पर हुआ है कि 2021 में ये एक्ट बन चुका था लेकिन अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसमें रूल बना दिए गए हैं। अब ये जो रूल है अबाउट सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022, इसको हम लोग देख लेते हैं। रूल्स प्रोवाइड फॉर्म एंड मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फी फॉर ए सरोगेसी क्लिनिक एंड द रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन एम्प्लॉयड एट ए रजिस्टर्ड सरोगेसी क्लिनिक। अब देखिए क्या होगा, ये जो सरोगेसी वाला पूरा केस है ना, मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये जो सरोगेसी है इसमें आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा क्लिनिक में आपको ये सरोगेसी होगा, यानी कि ऐसे क्लिनिक होंगे जहाँ पे ये सरोगेसी वाला काम होगा। तो ये क्लिनिक जो होंगे उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के पास सबसे पहले ये रजिस्टर्ड हो। उसके बाद यहाँ पर फी डिसाइडेड होगा और यहाँ पर जो पर्सन होंगे उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिक्स की जाएगी। तो इसके कानून आपको अभी आपको जो है वो इशू कर दिए गए हैं इसी को लेके, यानी कि जो क्लिनिक है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहाँ पर जो पर्सन एम्प्लॉयड होंगे वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर ये रूल्स के अंदर बना दी गई है। आगे जो रूल्स के हाइलाइट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ एनी सरोगेसी प्रोसीजर ऑन सरोगेट मदर इज लिमिटेड टू 3 टाइम्स ओनली। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि माँ जो है वो पहली बार में बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, किसी तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो गर्भपात हो जाता है या फिर बच्चा अनफॉर्चुनेटली डेड पैदा होता है, तो उसके चलते ये जो टोटल प्रोसीजर है वो 3 टाइम के लिए फिक्स किया गया। यानी अगर कोई माँ अगर चाहती है कि मैं किसी के बच्चे को जन्म दूं, दूसरे कपल के बच्चे को जन्म दूं, तो वो 3 बार ऐसा अटेम्प्ट कर सकती है। 3 बार अटेम्प्ट करने का मतलब कि अगर पहले अटेम्प्ट में ही बच्चा हो गया तो वो बाकी 2 अटेम्प्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ पहले में, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन चौथा अटेम्प्ट वो नहीं लगेगी किसी भी हाल में, चाहे वो तीसरे अटेम्प्ट में भी वो फेल हो गई हो। दूसरा पॉइंट, शी मे बी अलाउड फॉर अबॉर्शन अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब देखिए इसमें जो महिला है जो सरोगेट मदर बनेगी, यानी कि जो दूसरे के बच्चे को जन्म देगी, उसके पास ये अधिकार होगा कि वो अपने जो अबॉर्शन का अधिकार उसके पास होगा, यानी कि अगर वो चाहे तो अपना बच्चा जो उसके पेट में है उसको मेडिकली टर्मिनेट करा सकती है। इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन है। अभी हम जानते हैं कि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, इसके अंतर्गत जो भ्रूण हत्या होती है उसको ऊपर बैन लगाया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास बहुत अगर आपने ऐसा करते हुए अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइन और आपको जेल हो सकती है। लेकिन क्योंकि
इसके अंतर्गत भी प्रोविजन है, आपको ये आगे मैं बताऊंगा कि किसको ये अलाउ किया जाता है कि आप भ्रूण हत्या करवा सकते हैं, ये अलाउ भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि सबको मना कर दिया गया है, बिल्कुल ये अलाउ भी किया जाता है। तो चूंकि अधिकतर पॉपुलेशन को ये अलाउ नहीं किया गया है, आप अगर करेंगे तो आपको जेल और फाइन हो जाएगी, तो उसी के चलते यहाँ पर ये पॉइंट जोड़ा गया है कि अगर वो एबॉर्शन कराना चाहती है तो उसको अलाउ है, यानी सरोगेट मदर चाहे तो वो अलाउ करा सकती है। She has to give her consent through an agreement for giving up all her rights over the child and shall hand over the child children to the intending couple। अब देखिए यहाँ पर उनसे सहमति ली जाएगी, जो बच्चा अपने पेट में पाल रही है वो, ये मान लिया एक मदर है, ये अपने पेट में बच्चा ये रखी हुई है, ये एक कपल है, दूसरा कपल यहाँ पर एक कपल है, इसका बच्चा ये रख रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बच्चा इनके कोख में पल तो रहा है, लेकिन ये बच्चा इनका होगा आगे जाके जब पैदा हो जाएगा तो इसको एक रिटर्न में एक आपको लिख के देना होगा कि हाँ ये जो बच्चा पैदा हो रहा है, मैं इस पर अपने सारे अधिकार छोड़ती हूँ, अब मैं इस पर किसी तरीके का अधिकार नहीं जमाऊंगी, अब जो भी इसका कंट्रोल होगा ये बच्चे का, या फिर इस पर जो भी अधिकार होगा इन दोनों कपल का होगा। ये उनको कंसेंट देना पड़ता है, इसको कंसेंट देना पड़ता है इस पर्सन को, यानी माँ को। इंटेंडिंग कपल्स के बारे में क्या बोला गया है, परचेज ए जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कवर इन फेवर ऑफ द सरोगेट मदर फॉर ए पीरियड ऑफ 36 months टू कवर ऑल एक्सपेंसेस फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस। अब देखिए मान लीजिए ये बच्चा ये यहाँ पर पहुंचे थे इस लेडी के पास कि मुझे बच्चा चाहिए, तो ये तैयार हो गई, ये बच्चा इन्होंने पालना शुरू कर दिया अपने कोख में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस कपल के पास पहले जिम्मेदारी ये होगी कि ये जो माँ है इसके लिए एक जनरल इंश्योरेंस कवर खरीदे, जनरल इंश्योरेंस कवर खरीदे, यानी इसको इस औरत को इंश्योर कर दे कि अगर इसके बच्चे को पालने के दौरान, यानी बच्चे को अपने कोख में रखने के दौरान, अगर मान लिया इसको कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, प्रेगनेंसी के चलते कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, या फिर डिलीवरी के समय कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके चलते उसके जो खर्चे बढ़ गए या फिर उसके जान पे आफत आई, तो उसके पास एक बीमा रहे कम से कम। इसके लिए ये जो बीमा कराने की जिम्मेदारी होगी ये दोनों कपल की होगी, ये इस महिला की नहीं होगी, ये कपल की होगी। तो कोई भी अगर कपल ऐसा करना चाहता है तो उसको सबसे पहले आपको सरोगेट मदर को इंश्योरेंस कवर देनी होगी। और सिर्फ इसमें बच्चा पैदा होने तक ही शामिल नहीं है, बच्चा पैदा होने के बाद भी यहाँ पर देखिए टोटल जो कवर दिया गया वो 36 मंथ्स का दिया गया है, यानी कि 3 साल तक का लगभग कवर आपको यहाँ पर माँ को देना पड़ता है, जिसको आप माँ बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्टिफिकेट, यहाँ पर और भी जो फैक्ट दिए गए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। सर्टिफिकेट ऑफ इंसेंसिबिलिटी फॉर कपल्स, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रूवन इनफर्टिलिटी ऑफ वन और बोथ मेंबर्स ऑफ द इंडियन कपल फ्रॉम ए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। अब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होते हैं हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो हमें IAS की तैयारी करने के दौरान ही पता चलती है। तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होता है, तो जो कपल बच्चा पैदा करवाना चाहता है किसी के सरोगेट मदर से, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रूवन इनफर्टिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते वो कपल, ये उसके पास प्रूफ होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सोचिए अगर जो खुद पैदा कर सकते हैं बच्चे, वो अगर सरोगेट मदर से करवाना चाहते हैं अपने सुख सुविधा के लिए कि मैं अपनी बीवी का जो हेल्थ है वो उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वो उसको मोटी नहीं होने देना चाहता वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं है। अगर आप खुद कैपेबल हैं तो खुद बच्चा पैदा कीजिए, अगर नहीं है तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कि हाँ हम इनकैपेबल हैं, और ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कौन देगा, ये डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड देगा। नेक्स्ट यहाँ पर एन ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज एंड कस्टडी ऑफ द सरोगेट चाइल्ड पास बाय ए मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब देखिए अब चूंकि बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद वो रखेगा कौन, उसको जो कपल लेना चाहता है वो रखेगा, तो ये ऑर्डर लेना पड़ता है उनको, कहाँ से, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से। मजिस्ट्रेट की कोर्ट से इस कपल को यहाँ पर एक ऑर्डर लेना पड़ता है कि हाँ अब जो बच्चा पैदा होगा सरोगेट चाइल्ड का, उसका पेरेंटेज और जो कस्टडी है वो हम करेंगे, यानी कि वो माँ नहीं करेगी जो पैदा कर रही है, बल्कि हम करेंगे, ये ऑर्डर लेना पड़ता है मजिस्ट्रेट कोर्ट से। इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो 36 मंथ का इंश्योरेंस कवरेज देना पड़ता है, जिसमें पोस्टमार्टम डिलीवरी की भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो कवर होता है। मैंने आपको बताया जनरल इंश्योरेंस कवर देना पड़ता है उस महिला को जिसके थ्रू आप बच्चा पैदा कराना चाहते हैं, ताकि उसको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है इस बच्चे पैदा करने के दौरान या फिर उसके बाद भी 36 मंथ तक ये कवर आपको देना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर कपल, अब कौन से कपल इसके लिए एलिजिबल है, बिटवीन 23 to 50 ईयर्स ओल्ड जो कि वाइफ हो, और 36 to 55 ईयर्स ओल्ड हस्बैंड हो, यानी कि जो
मान लीजिए कपल है, ये इनफर्टाइल है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते खुद से, तो ये चाहते हैं कि मैं किसी सरोगेट मदर को रखूं और उनसे बच्चा पैदा करवाऊं अपना। तो ये इनमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले कि जो महिला की एज होनी चाहिए, इसकी इसकी उम्र 23 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कोई 55 साल की औरत अगर चाहे तो वो नहीं करा सकती, 51 साल की भी होगी तो भी नहीं करा सकती, 51 क्या 50 साल 1 दिन की भी होगी तो भी नहीं करा सकती। वहीं अगर ये जो मेल है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 26 से लेकर 55 साल, यानी कि 24 साल में अगर किसी की शादी हो गई और वो चाहे कि 25 साल में मैं ये कर लूं, इनफर्टाइल घोषित हो जाए, तो भी नहीं कर सकता। यानी कम से कम उसको 26 साल तक रुकना होगा और 55 साल के बाद वो नहीं करा सकता। 26 साल से पहले नहीं कोई बच्चा करा सकता या सरोगेट बना सकता, और नहीं 55 साल से पहले। ये इन दोनों के लिए, कपल के लिए ये रिक्वायरमेंट है। दे डू नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड, बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड और सरोगेट। अब देखिए क्या होता है कि कई सारे जो कपल होते हैं वो चाहते हैं कि मुझे एक से ज्यादा बच्चे हों, एक से ज्यादा बच्चे हों तो ठीक है, लेकिन जो सरोगेट वाला जो नियम है ना, वो क्या होता है कि अगर आप खुद से इनकेपेबल हैं तो आप अपने, अगर कैपेबल है तो खुद के बच्चे होंगे आपके, अगर कैपेबल नहीं है तो क्या होगा, आप दूसरे के पास जाएंगे। तो कैपेबल नहीं है तो अगर आपने एक सरोगेट रख लिया, एक सरोगेट बेबी आपके पास हो गया, यानी कि पिछले साल आपने एक सरोगेट बेबी किसी दूसरे मदर से लेके आपने अपने पास रख लिया, आपके पास एक बच्चा हो गया। अब चाहेंगे कि मैं एक लड़की भी रख लूं, ये इसमें एक लड़का पैदा हो गया, आप सोचिए लड़की अब रख लूं, या लड़की पैदा हो गई थी अब लड़का कर लिए, दूसरा सरोगेट मदर रख लूं, तो ये आप नहीं कर सकते, एक ही पॉसिबल है बस। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। अब इस एक्ट के बारे में बात करते हैं, जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है 2021 की, जिसके अंतर्गत सरोगेसी रेगुलेशन जो रूल्स बनाए गए हैं 2022 वाले, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, सरोगेसी को सबसे पहले डिफाइन किया गया है। अब सरोगेसी के बारे में एक एक्ट है तो पहले सरोगेसी क्या होती है ये तो डिफाइन किया जाए। तो डिफाइन किया गया है कि ए प्रैक्टिस वेयर बाई वन वुमन बियर्स एंड गिव्स चाइल्ड बर्थ टू ए चाइल्ड फॉर इंटेंडिंग कपल। इसमें सरोगेसी को क्या बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि एक वुमेन होती है, वो अब बच्चा पैदा करती है दूसरे कपल के लिए, तो इसी को सरोगेसी बोला जाता है। दूसरा है अलाउज एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। इसमें क्या होता है कि नो मॉनेटरी इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स टू द सरोगेट मदर इज अलाउड एक्सेप्ट इंश्योरेंस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 36 मंथ का जो इंश्योरेंस कवर है वो दिया जाता है मदर को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा उसको और कुछ नहीं दिया जाएगा। यानी कि कोई मदर चाहे कि मैं इसी से अपना पेट चलाने लगूं, यानी कि बच्चे पैदा कर करके अपना काम चलाने लगूं, तो ये नहीं हो सकता। उसको सिर्फ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, अगर इससे ज्यादा उसके पास कुछ मिलता है उसको, तो उसको ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उस महिला के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है कि आपने पैसे के लालच में सरोगेसी की है। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर कमर्शियल सरोगेसी। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा निकल गया, इंश्योरेंस कवर के अलावा भी उसको कुछ गिफ्ट मिला है, जैसे कार दे दिया, घर दे दिया उसको, बड़े कपल हैं और उनको बच्चा नहीं हो रहा, और किसी बच्चे को गरीब औरत से उन्होंने बच्चा पैदा करवाया है और प्रॉमिस किया है कि अगर आपने बच्चा पैदा कराया तो मैं आपको एक बड़ा बंगला दे दूंगा या बहुत बड़ी गाड़ी दे दूंगा, आपको एक नौकरी दे दूंगा। तो ये सारे जो, अगर ये चीज पकड़ में आ गई गवर्नमेंट के, तो वो सबसे पहले आपको 5 साल तक की जेल करेगी और 5 लाख रुपए तक का फाइन भी लेगी आपसे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से लेने की यहाँ पर बात हो रही है। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, यही है। हाँ, यहाँ पर दो तरह के सर्टिफिकेट है, तो एक तो आपको पास किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा और दूसरा मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ए मैरिड वुमेन हैविंग ए चाइल्ड ऑफ हर ओन एंड बिटवीन एज ऑफ 25 to 35 ईयर्स। अब देखिए हमने तो बात किया था कि जो कपल लेना चाहता है बच्चे को सरोगेट के थ्रू, तो उनकी कपल कितने उम्र होनी चाहिए, लड़की की उम्र होनी चाहिए 23 से लेके 50 साल, और जो मेल जो हस्बैंड है उनका होना चाहिए 26 से लेके 55 तक, ठीक है। लेकिन जो बच्चा पैदा करेगी एक्चुअल में माँ, यानी जो सरोगेट मदर होगी, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र मात्र 25 से लेके 35 साल की। यानी कि 36 साल की कोई महिला चाहे कि मैं किसी दूसरे के बच्चे को पैदा करूं या सरोगेट मदर बनूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर 24 साल की महिला भी बोलेगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है। प्रोहिबिशन शैल नॉट प्रोवाइड हर ओन गेमेट्स और नॉट एक्ट एज ए सरोगेट मदर मोर देन वंस इन हर लाइफ टाइम। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा बात बोला गया है कि एक बार से ज्यादा कोई भी सरोगेट मदर अपनी बच्चे को नहीं बना सकती। यानी कि ये जो भी है, मान लीजिए कि एक मदर है, वो सरोगेसी के थ्रू किसी कपल को एक बच्चा देती है, तो ये एक ही बार दे सकती है।
अगर कोई इनके पास आता है कि मुझे आप भी मुझे भी एक बच्चा दे दीजिए, तो ये नहीं कर सकती है। इसको फिर दूसरे आदमी के पास जाना पड़ेगा। सॉरी, ये जो कपल है इसको चाहिए कि मुझे आप बच्चा दे दीजिए, जबकि ये पहले ही एक को दे चुकी है, तो ये क्या करेगा, अब दूसरे औरत के पास जाए जो कि अब तक नहीं बनी है, तब ये पॉसिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन कपल, जैसे मैंने आपको बताया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी और सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी उसको लाना पड़ेगा। राइट्स ऑफ चाइल्ड क्या होगा, डीम टू बी ए बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द इंटर्निंग कपल और इंटर्निंग वुमेन। अब देखिए, जो बच्चा पैदा हुआ सरोगेसी से, क्योंकि माँ तो इसकी यहाँ है, माँ इसकी ये है, जबकि ये जाएगा इनके पास, ये कपल के पास जाएगा, तो इसके पास जो कपल के पास जो ये जाएगा, तो इस लड़के के पास क्या अधिकार होगा, लड़का या लड़की जो भी सरोगेसी के थ्रू पैदा हुआ, इसके पास कौन सा अधिकार होगा, वही सारे अधिकार होंगे जो कि एक नॉर्मल चाइल्ड के होते हैं। एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अदर प्रोविजंस ऑफ द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, और भी प्रोविजंस इसके अंतर्गत हैं। ये तो मेन प्रोविजंस हो गया, इसके अलावा भी जो प्रोविजंस वो देख लेते हैं। पनिशमेंट फॉर कमर्शियल सरोगेसी, तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कवर मिलेगा जो भी महिला सरोगेट मदर बनेगी, इसके अलावा कुछ भी मिलता है उसको तो 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक की फाइन यहाँ पर हो सकता है उसको। दूसरा है नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड, NARTSB। ये क्या होगा, ये एक ऐसा बोर्ड होगा जो कि सरोगेसी के मामले को देखेगी। ये एक बोर्ड बना दिया गया है। इसमें चेयरपर्सन कौन होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो मिनिस्टर होंगे खुद, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के। इसके बाद इसका फंक्शन क्या क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले पर एडवाइस करेगी, फिर जो भी सरोगेसी के मामले है उसको रिव्यू और मॉनिटर करेगी। इसके साथ साथ जो भी कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है सरोगेसी क्लिनिक पे जहाँ पर ये सारे काम होता है सरोगेसी वाला, तो वहां पर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करेगी। उसके बाद जो मिनिमम स्टैंडर्ड है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेबोरेटरी की और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की और एक्सपर्ट मैन पावर की, उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड को भी ये डिसाइड करेगी। टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एडवाइज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड्स, SARTC भी। तो यहाँ NARTSB है और यहाँ पर SARTSB है, तो नेशनल लेवल पे भी बोर्ड होगा और स्टेट लेवल पे भी बोर्ड होगा। तो यहाँ पर ये स्टेट लेवल के बोर्ड को ये सुपरवाइज भी करेगी। NART एंड सरोगेसी रजिस्ट्री क्या है, एन ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ ART क्लिनिक्स, बैंक्स एंड सरोगेसी क्लिनिक्स इन इंडिया। अब देखिए, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसमें क्या होगा कि जहां जहां भारत में सरोगेसी वाले क्लिनिक मौजूद हैं उसकी पूरी जानकारी होगी, और सरोगेसी के जो बैंक्स हैं वहां पर इसकी पूरी जानकारी होगी। यानी इस सरोगेसी से रिलेटेड जो भी क्लिनिक वगैरह है, लेबोरेटरी वगैरह है, उसकी पूरी जानकारी इस पोर्टल पे उपलब्ध होगी। NART एंड सरोगेसी रजिस्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं, अबॉर्शन लॉ इन इंडिया। एबॉर्शन लॉ इन इंडिया ये टॉपिक है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू ऑल वुमेन इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ मैरिटल स्टेटस। अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें क्या बोला कि पहले जो स्थिति क्या थी ना, कि 24 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है, 24 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है वुमेन की, तो वो जो मैरिटल स्टेटस के लोग हैं ना वही सिर्फ कर सकते थे, यानी अनमैरिड पीपल के पास नहीं था। यानी कि अगर कोई बिन ब्याही लड़की है, वो अगर किसी तरीके से, चाहे वो खुद से या फिर किसी गलती की वजह से या फिर उसका रेप हुआ हो, उसके चलते अगर वो प्रेगनेंसी हो गई उसकी, तो वो 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी अगर हो गई तो वो टर्मिनेट नहीं करा सकती थी, और जबकि जो शादीशुदा लेडी है वो करा सकती थी। तो इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो इसलिए ये न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है। अब देखिए इसका महत्व क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें, इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी है यार कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा सा बोलने में मुश्किल होती है, तो प्लीज बियर विद मी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, जजमेंट स्टेट्स दैट डिस्टिंक्शन अमंग वुमेन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिटल स्टेटस इज वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड राइट टू लाइफ अंडर 21। तो सिर्फ शादी शुदा के स्टेटस पे या फिर मैरिटल स्टेटस के आधार पर अगर किसी को किसी चीज से वंचित किया जा रहा है तो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का जो है वो उल्लंघन है, ऐसा जजमेंट में ये बोला गया। तो बिल्कुल सही बात है। acknowledges marital rape. She ruled that pregnancy of a married woman due to forcible sex by her husband can be treated as rape under MTP Act. अब देखिए, ये जो एक यहाँ पर बात बोली है, यहाँ पर ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है कि अगर कोई महिला है जिसकी शादी हो चुकी है और वो उसका पति है वो जबरदस्ती उसके साथ
संबंध बनाता है और जिसके चलते क्या होता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसको रेप का दर्जा दिया जाएगा। यानी अपनी पत्नी के साथ अगर आपने जबरदस्ती की और उसकी कंसेंट के बिना आपने उसके साथ संबंध बनाए और उससे वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो फिर रेप कहलाएगा। वुमेन कैन गो फॉर एन अबॉर्शन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनीबडी एल्स कंसेंट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो महिला जो प्रेग्नेंट हुई है, आपकी पत्नी, वो चाहे तो आपकी परमिशन के बिना भी, यानी खुद की इच्छा से भी वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती है। ये यहाँ पर ये बोला गया है। एक्सपैंड्स द डेफिनेशन ऑफ वुमेन। अब देखिए इसमें वुमेन के जो डेफिनेशन उसमें एक्सपैंड कर दिया गया है इसको। मतलब जजमेंट क्लैरिफाइज वुमेन इंक्लूड्स सिसजेंडर वुमेन आल्सो पीपल फॉर द पर्पस ऑफ सेफ अबॉर्शन। तो इसमें क्या है कि जो वुमेन की जो डिफिनेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। इसमें जो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, सबको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है प्रोटेक्ट्स द प्राइवेसी ऑफ माइनर्स। यहाँ पर जो माइनर्स हैं उनकी प्राइवेसी को बचाने की बात की जा रही है। कैसे? She allowed minor females to abort their pregnancies from consensual sex without disclosing their identity to the police under the POCSO Act 2012। इसमें क्या बोला है कि जो मान लिया कि कोई माइनर गर्ल है 15 साल की और उसका कोई बॉयफ्रेंड है, कुछ भी बोल सकते हैं, 18 साल का या फिर 25 साल का ही क्यों ना हो, तो मान लिया 15 साल की यानी कि माइनर लड़की है, 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की है, मान ली उसकी उम्र 15 साल है, तो उसने क्या किया कि किसी तरीके से बहकावे में आके या फिर किसी भी तरीके से जोश में आके मान ली उसने शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया और इसके चलते क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई। तो अब इसके पास इसी ने क्या अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले इनको क्या करना पड़ता था, अपनी आइडेंटिटी पुलिस को बतानी पड़ती थी अगर उनको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है तो, क्योंकि ऐसा तो लीगल नहीं है। तो जब वो कराने जाएगी तो जो डॉक्टर वो बोलेगा कि आप पुलिस से सहमति लीजिए, तो वो पुलिस के पास जाती थी तो उसको अपना नाम वगैरह बताना पड़ता था जो माइनर गर्ल है। लेकिन अब क्या है कि इस रिक्वायरमेंट को दूर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर कोई 15 साल की या फिर 18 साल से कम की लड़की अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है किसी भी वजह से, तो वो अपना जो टर्मिनेशन है वो करा सकती है। उसके लिए वो उसको अपना नाम पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो भारत में एबॉर्शन लॉज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एबॉर्शन इज इलीगल अंडर सेक्शन 312 एंड 313 ऑफ द इंडियन पिनल कोड unless it is performed in the manner prescribed under the Medical Termination of Pregnancy Act 1971। तो अभी जो इलीगल है ये एबॉर्शन, यानी कि भारत में स्थिति क्या है, अभी ये इलीगल है। इस सेक्शन के अंतर्गत आईपीसी के 312 और 313 यानी 312 और 313 नंबर जो सेक्शन है आईपीसी में, उसके अंतर्गत एबॉर्शन को इलीगल माना गया है। लेकिन छूट कहां पर मिलती है, जब अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत जो भी यहाँ पर छूट दी गई है, अगर उसके अंतर्गत अगर एबॉर्शन कराया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2021 टू मेक द एमटीपी मोर एक्सेसिबल टू वुमेन। तो इसी जो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो उसको 2021 में अमेंड किया गया था। यानी 1971 में तो ये बना था, लेकिन 2021 में इसको अमेंड किया गया ताकि ये जो एमटीपी जो है, ये जो एक्ट है, ये वुमेन के लिए और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो, यानी वुमेन इसको और भी ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाए, एक्सेस कर पाए। अब एबॉर्शन के केस क्या है इंडिया में, उसकी स्थिति जान लेते हैं। लगभग हर दिन भारत में 8 जो महिला है वो सिर्फ अनसेफ एबॉर्शन की वजह से मरती है। यानी कि अब चूंकि एबॉर्शन पर बैन है और लोग चाहते हैं कि मान लिया उसको लड़की पे लड़की होती जा रही है, तो मान ली 2 लड़की हो गई तो चलो बर्दाश्त कर लिया उसने, तीसरी लड़की भी हो गई तो वो चाहता है कि तीसरी लड़की को मार दें हम। तो मार देंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैन है इसका मतलब अगर आप गए, अगर आपने जबरदस्ती कराया तो आपको जेल हो सकती है, आप पर फाइन भी लगेगा। तो चूंकि बैन है तो ये जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके पास नहीं जाएंगे, अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास नहीं जाएंगे। उसकी जगह पर क्या करेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो डॉक्टर हैं या फिर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है वहां पे जाके ये अबॉर्शन कराएंगे। तो इससे क्या होता है कि उनके पास खुद को एक्सपर्टीज है नहीं, झोला छाप डॉक्टर है, तो वहां पर करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हर साल इसका नतीजा ये होता है कि हर साल यानी कि 365 दिन है तो उसमें 8 से गुना कर दीजिए, हर दिन 8 हो रहे हैं, तो इतने जो वुमेन है लगभग 3000 वुमेन जो है वो हर साल अनसेफ अबॉर्शन की वजह से मरते हैं। About 67% of abortion between 2007 and 2011 in India were unsafe। देखिए जो 2007 से लेकर 2011 तक के काल है उसमें जांच की गई तो पता चला कि जो अबॉर्शन मान लीजिए 100 अबॉर्शन हुए तो उसमें 67% जो अबॉर्शन हुए हैं वो अनसेफ है। नेक्स्ट है, वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ 15 टू 19 ईयर्स आर एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम एन अबॉर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए मरने की जो संभावना है किसकी सबसे ज्यादा होती है, जो कमजोर है, शारीरिक रूप से अभी परिपक्व नहीं हुई है। तो 15 से 19 साल तक की जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर उससे भी कम मान सकते हैं, क्योंकि 11-12 साल के भी केस आए हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है।
माइनर जो भी लड़की है वो बहुत ज़्यादा, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई और अबॉर्शन कराती है तो उसके मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अभी इस एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट 1971। इसमें क्या बोला गया है? द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस। मैं देख लेता हूँ बैटरी कितना बचा है इसका, नहीं तो फिर शट डाउन हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाएगी। फिर इस टॉपिक को यहीं पर रोकना पड़ेगा मुझे। चलिए यहाँ तक पढ़ा देता हूँ मैं जल्दी से। ये जो एक्ट है उसमें क्या बोला गया है? द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत एबॉर्शन को इलीगल घोषित किया गया है, ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 312 और 313 के अंतर्गत। एक्ट तो यही है, और इसमें लेकिन उसमें कुछ छूट भी दी गई है। तो वही छूट के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंतर्गत अगर उसको अलाउ कर दे तो वो करा सकती है। यानी कोई जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जैसे कि कोई एमबीबीएस है या फिर बहुत अच्छा डॉक्टर है, बड़ा सा डॉक्टर, और जो जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, यानी उसके पास डिग्री वगैरह है, अपने नाम के पीछे पीएचडी नहीं, एमबीबीएस और इस तरह की जो डॉक्टर होते हैं, झोला छाप डॉक्टर नहीं, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं। सॉरी, मुझे इस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। मैं आपको अगले वीडियो में कवर करा सकता हूँ, क्योंकि अगर ये शट डाउन हो गया तो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, ये पेनड्राइव की वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, आपने इतने धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं ये टॉपिक फिर से अगले लेक्चर में जब शुरू करूंगा तो शुरू से पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक दें, और कोई भी कमेंट हो, सही हो बुरा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।